नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपीएससी एग्जाम विद सुनील। दोस्तों, आरएसएम एसएसबी ने बहुत लंबे टाइम बाद चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। दोस्तों, इस विज्ञप्ति में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से सिलेबस के अंदर टॉपिक हमारे हैं और किस प्रकार से हम इस भर्ती के अंदर चयनित होंगे, उन सभी का हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे फॉर्म कब भरेंगे, एग्ज़ाम कब है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जो इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों, 50,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। एक पोस्ट 50,000 वैकेंसी, एक ही पोस्ट पर 50,000 वैकेंसी और एक ही एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, एक ही एग्ज़ाम होगा इस सबका। तो आप सभी लोग इस भर्ती के लिए जो भी बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आप सभी को मिलेगा बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट मोटिवेशन वीडियो और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंप्लीट कोर्स इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या दे रखा है और कौन कौन से सिलेबस के अंदर हमारे टॉपिक है। देखो दोस्तों, विज्ञप्ति में देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिनांक तो देखो नीचे दे रखी है इसके अंदर। तो देखो, विज्ञापन संख्या कौन सी है? 19/2024। ठीक है, एक कर्मचारी चयन चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। इस भर्ती का नाम क्या है? चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। देखो कौन कौन से विभाग में होगी है? प्रशासन सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, दोस्तों विभिन्न विभाग अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुश्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 तथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुश्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत चतुश्रेणी कर्मचारी के कुल 52,000 कितने पद है दोस्तों? इसके अंदर हमारे 52,453 पद है। कितने दोस्तों? हमारे 52,453 पद दे रखे हैं इस भर्ती के अंदर। और इसके अंदर टीएसपी, एनटीएसपी और टीएसपी। देखो दोस्तों, नॉन टीएसपी हमारे दे रखे 46,931 और टीएसपी में दे रखे 5,532। ठीक है दोस्तों, कितने? नॉन टीएसपी में दे रखे 46,931 और टीएसपी में दे रखे हमारे 5,522, है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुश्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती विज्ञप्ति जारी की है, उसके अंदर हमारे 52,453 पद है। कितने? 52,453, जो टीएसपी के अंदर तो है 5,532 और नॉन टीएसपी में है 46,931। ठीक है, देखो दोस्तों, ये है इसके अंदर। कौन सा विभाग का नाम क्या है? आपके विभाग का नाम क्या रहेगा दोस्तों? प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों, मतलब ये एक विभाग की भर्ती नहीं है दोस्तों। जो ये भर्ती है वो समस्त विभागों के अंदर चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हमारे तहसील है, एसडीएम ऑफिस है, सीबीओ ऑफिस है, या सचिवालय है, आरपीएससी है, बोर्ड ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है। इन सभी जो हमारे ऑफिसेस हैं, उन सभी ऑफिसेस के अंदर इस चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती की विज्ञप्ति अभी जारी की है। देखो दोस्तों, और पद का नाम क्या रहेगा दोस्तों? चतुश्रेणी कर्मचारी। ठीक है, 4th ग्रेड, है ना, 4th ग्रेड एम्प्लॉय। और इसमें 46,931 तो है एनटीएसपी के और 5,532 है टीएसपी के। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 52,453। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि टोटल पद हमारे कितने हैं? 52,453। और ये चतुश्रेणी कर्मचारी यानी 4th ग्रेड वाले कर्मचारी है, 4th ग्रेड एम्प्लॉय। ठीक है, ये 4th ग्रेड एम्प्लॉय क्या करते हैं दोस्तों? काम, ये साफ सफाई का काम करते हैं और फाइलों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। जो उच्च अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश होते हैं उनका पालन करते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है साफ सफाई, झाड़ू पोछा करना और पानी पिलाना। जैसे अफसर वगैरह हो गए तो पानी पिलाना। और दोस्तों, इसी के साथ अगर पढ़े लिखा है तो उनको जैसे फाइलिंग का थोड़ा बहुत काम भी दिया जाएगा, है ना। फाइलिंग का जैसे सील लगाना है, फाइल को इधर उधर करना है ना, फाइल को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ले जाना है। तो कुछ महत्वपूर्ण काम भी है जो उन्हें दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं।
इसके अंदर आयु कैद कितनी दे रखी है कि 1 जनवरी 2026 को उसकी आयु कितनी हो चुकी होगी, 18 साल वो पूरा प्राप्त कर चुका होगा, और 18 से 40 साल मतलब इसकी एज कितनी होगी दोस्तों, एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 40 साल का जो व्यक्ति है, महिला है या पुरुष है, वो इस भर्ती के योग्य है। ठीक है, 40 वर्ष प्राप्त नहीं किया हुआ। ठीक है, नियमों में उल्लिखित अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अर्थात इसकी गणना जो एज लिमिट है हमारी, जो हमारी एज लिमिट होगी दोस्तों, वो इसकी गणना कहां से की जाएगी, 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2026 से इसकी गणना की जाएगी। अर्थात वो 18 वर्ष से लेकर 40 साल के बीच का कोई भी बंदा हो, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, महिला पुरुष हो, वो इस भर्ती के लिए पात्र है। क्या है दोस्तों, वो इस भर्ती के लिए पात्र है। ठीक है, पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र की अवधि। देखो दोस्तों, पंजीयन शुल्क क्या होता है कि एक बार इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एसओसो के माध्यम से हमारा जो एसओसो आईडी होती है, सिंगल सिग्न ऑफ ऑन ना, तो इस जो एसओसो होगी उसके माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका करवाना होगा। ठीक है, वन टाइम क्या होगा, करवाना होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम और डेबिट कार्ड है ना, हमारे जो एटीएम और डेबिट कार्ड है उनके माध्यम से 21/3/2025 से 19/4/2025 तक रात्रि 12 बजे तक इसका जमा करा जा सकता है। मतलब इसकी विज्ञप्ति की जो हमारी डेट है क्या दे रखी दोस्तों, 21/3/2025 से लेकर 19/4/2025, मतलब 1 महीने का पूरा टाइम दे रखा है। मतलब इसके जो फॉर्म है दोस्तों वो मार्च में भरे जाएंगे हमारे, मार्च से लेकर अप्रैल, मतलब 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब अभी ये मान लो कि अभी हमारे पास 4 महीने करीब करीब दे रखे हैं फॉर्म भरने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने ये और 1 महीना अप्रैल का बच जाएगा, तो 4 महीने हैं टोटल, है ना। तो 3 महीने बाद इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने, और वो कहाँ से भरे जाएंगे, बोर्ड की वेबसाइट पर या एसओसो आईडी के माध्यम से। हमारी जो एसओसो आईडी होती है दोस्तों, वहां पर आपको एक बार ओटीआर करना होगा। ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो वो करने के पश्चात ही आपका ये फॉर्म फिल हो पाएगा। दोस्तों इसके अंदर जो विज्ञप्ति है हमारी है वो जारी होगी कब, 21/3 को है ना, 21 मार्च को जारी होगी। पर उससे पहले आपको एक बार अपना ऑनलाइन क्या होगा करना, ऑनलाइन क्या करना होगा दोस्तों, ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को इसका करना होगा, तभी आपका ये फॉर्म ओपन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। देखो परीक्षा का आयोजन किस बेस पे होगा, जो हमारी परीक्षा की तारीख कितनी दे रखी है, परीक्षा की तारीख, परीक्षा डेट कितनी दे रखी है, 18 से 21 सितंबर। मतलब हमारा जो एग्जाम की फॉर्म कब फिल होंगे, मार्च में और अप्रैल में, और हमारे डेट, एग्जाम डेट कब है, सितंबर में। यानी कितना महीने काम होगी, महीने का टाइम मिल गया आपको, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। मतलब आप लोगों को कम से कम फॉर्म भरने के बाद भी 6 महीने का टाइम मिलेगा। कितने का टाइम मिलेगा दोस्तों, फॉर्म फिल होने के बाद भी कम से कम आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। और आज से देखा जाए तो आप लोगों के पास पूरे 9 महीने हैं। आज से देखा जाए, मतलब आज की तारीख से देखा जाए तो आप लोगों के पास विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी 9 महीने का टाइम है इस वैकेंसी की तैयारी करने के लिए। ठीक है, और ये वैकेंसी किस बेस पर होगी, देखो दोस्तों, ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन परीक्षा किसी भी प्रकार से आयोजित करवा जा सकती है। मतलब जो हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अपनी सुविधा अनुसार इस भर्ती को आयोजित करवा सकता है, यानी मतलब ऑनलाइन भी करवा सकता है वो, और ऑफलाइन भी करवा सकता है। ठीक है, बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यकरण, इस सामान्यकरण को नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन, क्या, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, और ये नॉर्मलाइजेशन कब अपनाया जाता है, जब एक ही भर्ती परीक्षा को अलग अलग चरणों में किया जाए। मतलब एक ही भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 या 2 से अधिक चरणों में किया जाता है, तब वो परीक्षा का क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से उसका अंक निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि हमारी भर्ती में 52,000 से अधिक पद है। दूसरी बात, इसके जो पद जो वैकेंसी है
उसकी विज्ञप्ति के अनुसार हमारे जो फॉर्म है वो 21 मार्च से भरे जाएंगे। दूसरी बात, इसकी जो एग्जाम डेट है वो 18 से लेकर 21 सितंबर के मध्य है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। देखो, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद हमारा जो प्रवेश फॉर्म होगा यानी एडमिट कार्ड होगा, वो उसके बारे में देखो क्या दे रखी है कि बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बोर्ड कभी भी किसी भी बच्चे को, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश फॉर्म जारी नहीं करता है। अपन जिस एप्लीकेशन के माध्यम से या एसओसओ के माध्यम से अपन फॉर्म भरेंगे, उसी फॉर्म के अंदर हमारा क्या होगा, एडमिट कार्ड होगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि हम जिस एप्लीकेशन के माध्यम से, मतलब हम एसओसओ के माध्यम से अगर फॉर्म भरेंगे तो उस एसओसओ के अंदर ही हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। जिस एप्लीकेशन फॉर्म से हम भरेंगे ना, वहाँ पे, है ना, वहाँ पे जो फॉर्म आएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, हमने फॉर्म फिल कर दिया तो वहीं पे क्या होता है, एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन होता है, तो वहीं पे हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। कब आएगा, सितंबर में, ठीक है। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाता है। मैंने बताया था आपको कि बोर्ड कभी भी किसी भी बच्चे को अलग से प्रवेश पत्र नहीं जारी करता है। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी किए जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आवेदक द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक, क्या, एप्लीकेशन आईडी, ठीक है, एवं एसओसओ आईडी पर ध्यान में रखें। क्या कह रहा है ये कि मतलब अपनी एसओसओ आईडी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप लोगों को अपनी एसओसओ आईडी और इसके पासवर्ड ये हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अपनी एसओसओ आईडी और इसके पासवर्ड आप लोगों को क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि इस एसओसओ आईडी से ही आपके फॉर्म भरेंगे और इस एसओसओ आईडी पर ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक की ईमेल आईडी एवं व्हाट्सएप मोबाइल पर भी भेजी जा सकती है। देखो, भेजी जा सकती है, भेजी जाएगी नहीं। उन्होंने क्या बोला कि भेजी जा सकती है। का भेजी जा सकती है का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि वो आपको ईमेल आईडी पर ही या व्हाट्सएप पर ही एडमिट कार्ड भेजे, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कि वो व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर वो आपके प्रवेश पत्र भेज सकता है अगर उनके पास क्या हो, संसाधन हो। और अगर उनके पास संसाधन नहीं है तो वो एसओसओ आईडी के माध्यम से आपके प्रवेश पत्र जारी करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिलेबस जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो देखो, इसका जो पाठ्यक्रम है हमारा, देखो दोस्तों, इसके अंदर जो प्रश्न है वो कितने हैं, प्रश्न, और जो हमारा जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा। देखो, मैं अभी इसमें बता देता हूँ कि प्रश्न कितने होंगे इसके अंदर। प्रश्न होंगे कितने, 120, और टाइम कितना होगा इसका, 2 घंटे या 120 मिनट। मतलब आपको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा दोस्तों प्रश्न करने के लिए। क्या, 1 मिनट मिलेगा आपको प्रश्न करने के लिए। अगर 1 मिनट में नहीं किया तो बात खत्म, है ना। मतलब 1 मिनट उधर 1 प्रश्न, तो ऐसे करना है। तो देखो दोस्तों, जो हमारे हिंदी के प्रश्न आएंगे, किसके दोस्तों, हिंदी के, जो हिंदी के प्रश्न आएंगे वो तो आएंगे कितने, 30 प्रश्न आएंगे दोस्तों, 30 प्रश्न। ओहो, कितने प्रश्न हो गए दोस्तों हमारे हिंदी के, केवल 30 प्रश्न हो गए। और अंग्रेजी की भी आएगी इसके अंदर। देखो दोस्तों, अंग्रेजी भी आएगी और वो कितने नंबर की आएगी, 15 नंबर है ना, मतलब 30 नंबर की आएगी और 15 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये देखो कि हिंदी और अंग्रेजी क्या 45 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कितने, 45 क्वेश्चन, है ना। और इधर देखो जीके के हमारे, इस जीके में कितने हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन। कितने दोस्तों, 50 प्रश्न। और इस जीके के अंदर क्या क्या आ गया, हमारे भूगोल भी आ गया, इतिहास भी आ गया, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विषय संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब राजस्थान की पॉलिटिक्स भी आ गई इसके अंदर। और हमारे जनरल साइंस आ गई, क्या आ गई, जनरल साइंस, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर्स भी आ गए। और क्या आ गई, कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के सिर्फ 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। पर अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे
गणित के अंदर 25 क्वेश्चन दे रखे दोस्तों। कितने? 25 प्रश्न दे रखे हैं गणित में। हमारे गणित में 25 प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों। हमारे गणित में 25 प्रश्न देने का मतलब क्या हुआ कि सिलेक्शन मतलब गणित। क्या दोस्तों? अगर सिलेक्शन लेना है आपको चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको गणित तो पढ़नी ही पड़ेगी दोस्तों। हम हमारे इस चैनल पर 1 मिनट में एक प्रश्न करना बताते हैं। क्या दोस्तों? हम हमारे चैनल पर 1 मिनट में एक प्रश्न करना बताते हैं गणित के। तो आप वहां से भी सीख सकते हो कि आपको 1 मिनट में एक प्रश्न कैसे सीखना है। ठीक है, तो देखो हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 30। और इंग्लिश में कितने प्रश्न आएंगे? 15। तो दोनों का वेटेज कितना हो गया? 45। और मैथ्स में कितने आएंगे दोस्तों? बताओ मुझे। 25 प्रश्न, यानी कि 70 प्रश्न। तो आपको केवल 3 सब्जेक्ट ये हैं कि हिंदी, इंग्लिश और गणित। अगर इसको अच्छे से कर लिया किसी बच्चे ने, क्या? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, अगर ये तीनों सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कर लिया है तो दोस्तों सिलेक्शन पक्का। गारंटी ले लो आप मेरी अभी से कि सिलेक्शन पक्का। मान लो अगर किसी बच्चे ने हिंदी, इंग्लिश और गणित अच्छे से कर ली ना, चतुश्रेणी कर्मचारी बन गया वो, अभी से बन गया वो, अभी से, अगर उसको अच्छे से आती है। क्योंकि दोस्तों 70 प्रश्न कम नहीं होते हैं, 70 प्रश्न करना कम नहीं होते हैं, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जिसमें जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या है, आप 30 में से अगर 25 से ऊपर कर दो, और इंग्लिश में भी अगर आप 12 से 15 कर दो, और गणित में आप 23 से 25 कर दो, तो सिलेक्शन तो होगा ही होगा। नहीं होगा क्या? अब देखते हैं लास्ट में कौन सा टॉपिक है हमारा, जीके का। उस जीके का टॉपिक में हमारे कितने प्रश्न दे रखे हैं? 50 प्रश्न दे रखे हैं। और इस 50 प्रश्न में भी हमारे 5 तो कंप्यूटर के हैं और 10 करंट अफेयर्स के, मतलब 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं। देखो करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि हमें, जैसे हमारे सितंबर में एग्जाम है, तो हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े? आज से पढ़ लो आप, आज से लेकर 9 महीने तक पढ़ लो करंट अफेयर्स, और कुछ मत पढ़ना। क्या? आज से पढ़ लो, मतलब दिसंबर से पढ़ लो आप, ये दिसंबर पढ़ लो, ये जनवरी से पढ़ लो, तो मतलब हमारे 6 महीने के करंट अफेयर्स है ना, आप ध्यान रख लो। क्योंकि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन तो आपको आसानी से मिल जाएंगे उसके अंदर, कि करंट अफेयर्स में हमारे 7-8 क्वेश्चन तो आसानी से मिल जाएंगे। तो आप देखो कि करंट अफेयर्स के हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के कितने हैं? 5। तो और जनरल साइंस के कितने हैं? 5। हमारे जनरल साइंस के कितने हैं? 5। मतलब टोटल 20 क्वेश्चन तो किसके हो गए? साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। तो हमारे देखो दोस्तों 20 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 30 क्वेश्चन कहते हैं राजस्थान के भूगोल, इतिहास और क्या है? पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भूगोल, है नहीं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। ठीक है, तो 10-10 क्वेश्चन तो वो हो गए, और 10 हमारे करंट अफेयर्स के हो गए, 5 कंप्यूटर और 5 साइंस। मतलब ये मान लो कि बच्चा कुछ भी नहीं छोड़ेगा। क्या? बच्चे को सब चीज पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे तो करंट अफेयर्स ले लो, गणित ले लो, इंग्लिश ले लो, विज्ञान ले लो, और हमारे हिंदी ले लो और इंग्लिश ले लो। मतलब बच्चे को पूरा क्या बनेगा? वैज्ञानिक बना के छोड़ेगा। करना तो उसको चपरासी का काम है, चतुश्रेणी का काम है, पर उसको वैज्ञानिक बना के छोड़ेगा। मतलब उसको साइंस भी आने चाहिए, गणित भी आने चाहिए, और विज्ञान भी आने चाहिए, इंग्लिश भी आना चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, और हमारे कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए उसको। मतलब अब देखो आप कि चतुश्रेणी कर्मचारी को उसका काम क्या है? वो कंप्यूटर थोड़ी चलाएगा उसको ऑफिस के अंदर जाके, नहीं। उसको गणित संबंधी काम थोड़ी करने हैं, नहीं। पर फिर भी देखो एग्जाम के लिए 52,000 पद हमारे, तो उसको देखो 52,000 पद में भी उसको सारा का सारा मेंटली उसको इतना प्रिपेयर कर देंगे कि वो ऑफिस में जाते ही इतना, मतलब चतुश्रेणी कर्मचारी के अलावा सारा काम कर सकता है वो। मतलब कंप्यूटर चलाना जानता है, पढ़ा भी सकता है, अगर ऑफिस स्कूल में लग गया तो पढ़ा भी सकता है, क्योंकि उसको गणित आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, और विज्ञान भी आती है, और उसको जीके भी आती है दोस्तों, कंप्यूटर भी आती है उसको, तो वो सब चीज़ कर सकता है। तो समझ में आ गया कि हमारा इसमें 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। गणित के 25, हिंदी के 30 और इंग्लिश के 15, बेसिक कंप्यूटर के 5, करंट अफेयर्स के 10 और विज्ञान के 5, और हमारे 30 जीके के क्वेश्चन और आ जाएंगे। तो इस प्रकार 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 240 नंबर का क्या हो जाएगा? 240 का 200 नंबर का होगा। अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर, है ना, कि क्या दे रखा पेपर के अंदर, कि पेपर होगा हमारा ऑब्जेक्टिव बेस। क्या होगा दोस्तों? ऑब्जेक्टिव बेस, मतलब ऑप्शन होंगे इसके अंदर A B C D E, है ना, 5 ऑप्शन होंगे, और हमारा 200 नंबर का होगा पेपर, और 120 के होंगे इसके अंदर
प्रश्न होंगे, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का होगा वो? 2 घंटे का। और ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चन के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। सभी क्वेश्चन समान नंबर के होंगे, समान मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब गलत उत्तर के कितना अंतर है? गलत उत्तर के 1/3 नंबर कटेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। और जो स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ द सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, मतलब 10th लेवल का रखा है इसका जो स्टैंडर्ड रखा है ना, मतलब जो हमारे इंग्लिश, हिंदी, गणित, इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर और करंट अफेयर्स तो देखो सब में बराबर आती है। तो देखो हिंदी, अंग्रेजी देखो हमारे, देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स, साइंस और ये हमारा 10th स्टैंडर्ड का आएगा। क्या दोस्तों? ये हमारा 10th स्टैंडर्ड का आएगा। मतलब ये मान लो कि 10वीं क्लास तक का बच्चा, अगर 10वीं क्लास तक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपने 10वीं क्लास तक की अगर अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि 10वीं क्लास तक की इसमें अंग्रेजी आ रही है, 10वीं क्लास तक की हिंदी आ रही है, 10वीं क्लास तक की गणित आ रही है और 10वीं क्लास तक की साइंस आ रही है। तो देखो दोस्तों, इन सभी का वेटेज भी कितना हो गया? 70-75 क्वेश्चन हो गए। मतलब इतने क्वेश्चन तो आपके 10वीं क्लास तक के आ रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे जीके का क्वेश्चन है, जो जीके है हमारे, वो भी कितनी आ रही है दोस्तों? जीके वो भी हमारे 50 क्वेश्चन के आ रही है, जिसमें 50 क्वेश्चन में हमारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। तो वो भी कितने क्वेश्चन के आएंगे? 30 प्रश्न के आएंगे। देखो दोस्तों, हमारे जो हिंदी में सिलेबस के अंदर क्या क्या दे रखे हैं? संख्या है, सर्वनाम है, क्रिया एवं विशेषण है, तत्सम एवं तद्भव है, देशीय एवं विदेशी शब्द है। तो देखो ये हमारे जो हिंदी का सिलेबस है वो अच्छे से देख लो आप, है ना। और इंग्लिश के अंदर भी हमारे देखो टेंस वगैरह आ गए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। मतलब आपको इंग्लिश के अंदर पूरा मास्टर बना के छोड़ेगा वो। 15 तो क्वेश्चन आएंगे, पर देखो हमारे इसमें से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें आ रहे 15 क्वेश्चन। मतलब 30 प्रश्न तो हमारे हिंदी के आ रहे हैं और 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं। तो इंग्लिश में अब देखो हमारा टेंस भी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस है, रॉन्ग वर्ड आगे है, आर्टिकल आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, है ना, ऑर्डिनरी कॉमन आ गया है, सेंटेंस फॉर हिंदी टू इंग्लिश आ गया, मतलब हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहा है, और टेक्निकल आ गया, है ना, कुछ टेक्निकल टर्म्स आ गए। तो ऐसे करके कुछ हमारे 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे और 30 क्वेश्चंस हमारे किसके हैं? हिंदी के क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर हमारे मुहावरे हैं, मुहावरे, काल, लोकोक्ति आ गई, कुछ समानार्थक शब्द आ गए, कार्यालय पत्रों से संबंधित कुछ ज्ञान आ गया, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमारे हिंदी के अंदर दे रखी है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे, तो वो हम अच्छे से देख लेंगे। अब हमारे देखो भूगोल के अंदर क्या क्या दे रखा है हमारे, ज्योग्राफी के अंदर की राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, है ना, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति व वन संरक्षण, जलवायु आ गया, जल संसाधन आ गया, अफवाह तंत्र व झीलें आ गई, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं आ गई, जनसंख्या आ गई, वृद्धि आ गई, वितरण आ गया, घनत्व आ गया, लिंगानुपात आ गया, साक्षरता आ गया, राजस्थान में परिवहन राज्य मार्ग आ गया, आपदा आ गया, प्रबंधन आ गई और जलवायु आ गई। तो इससे हमारे जो ये टॉपिक है जो आपके लोगों के अच्छे से पढ़े हुए हैं पहले से कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन संरक्षण, जलवायु, जल संरक्षण, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, ठीक है, ये आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व आ गया, जनसंख्या, लिंगानुपात आ गया, हमारे साक्षरता आ गई, राजस्थान का परिवहन आ गया, राज्य मार्ग आ गया और ये जलवायु परिवर्तन इत्यादि। तो ये हमारे भूगोल के टॉपिक है जो आप लोगों के अच्छे से पढ़े हुए हैं पहले से ही। और हमारी देखो हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री और कल्चर में देखो क्या क्या आ रहा है कि ऐतिहासिक घटनाएं आ गई, आंदोलन आ गए, एकीकरण आ गया, महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गए, भाषा आ गई, संस्कृति आ गई हमारे, है ना, सामाजिक जीवन आ गया, वेशभूषा आ गई, वाद्य यंत्र आ गए, लोक देवता आ गए, लोक देवियाँ भी आ गई, इसके अंदर भी लोक साहित्य आ गई, बोली आ गई, हमारे क्या क्या बोली बोली जाती हैं, मेले एवं त्यौहार आ गए, हमारे आभूषण आ गए, लोक कलाएँ आ गए, वास्तुकला आ गई, लोक संगीत आ गए, नृत्य आ गए, रंगमंच आ गए, पर्यटन स्थल व स्मारक आ गए और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ आ गई, ठीक है, जो हमारी हस्तियाँ आ गई ना, हमारी जो हस्तियाँ हैं राजस्थान की ऐतिहासिक है ना, उन हस्तियों के बारे में भी कुछ कुछ पूछा है इसके अंदर।
अब हमारे जो पॉलिटी के अंदर है ना, पॉलिटी में संविधान का परिचय आ गया, आधारभूत लक्षण आ गया, राज्य शासन एवं राजनीति का रूप आ गया, राज्यपाल आ गया, मुख्यमंत्री आ गया और मंत्रिमंडल आ गया। मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए उसको, चतुश्रेणी कर्मचारी को सारी जानकारी होनी चाहिए उसको, तभी उसको हम बनाएंगे। विधानसभा आ गया, न्यायपालिका आ गया, राज्य का प्रशासनिक ढांचा आ गया, मुख्य सचिव आ गया, जिला प्रशासन आ गया, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा आ गया, सूचना का अधिकार आ गया। मतलब चतुश्रेणी कर्मचारी को पूरा का पूरा आना चाहिए उसको, तभी हम उसको क्या करेंगे, चतुश्रेणी कर्मचारी बनाएंगे। यानी उसको हिंदी, इंग्लिश, गणित, इसके साथ राजस्थान का जीके है, उसको पॉलिटी भी आना चाहिए, उसको ज्योग्राफी भी आना चाहिए, उसको बोलियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं जनरल साइंस के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दे रखे हैं, धातु एवं अधातु दे रखे हैं, और उसके यौगिक भी दे रखे हैं, प्रकाश का परावर्तन दे रखा है, और उसके नियम, आनुवांशिक से संबंधित, जेनेटिक्स होता है ना, उससे संबंधित कुछ शब्दावली दे रखी है, और मानव शरीर जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इसके अंदर। इसके साथ संरचना है, अंग तंत्र है, मानव रोग है, रोग भी दे रखे हैं, डिजीज होते हैं ना मानव रोग वाले, वो दे रखे हैं, और उसके कुछ कारक एवं निदान दे रखे हैं, और अपशिष्ट प्रबंधन दे रखा है, यानी वेस्ट मैनेजमेंट दे रखा है हमारे। तो हम देखो ऐसे जो टॉपिक है हमारे वो छोटे टॉपिक है, जैसे साइंस के तो केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, पर पढ़ना हमको इतने सारे हैं, मतलब टॉपिक तो कितने 15, और क्वेश्चन आएंगे कितने 5। चलो अब देखते हैं कुछ हमारे करंट अफेयर्स के अंदर भी आएंगे, और करंट अफेयर्स हमारे 10 नंबर की आने वाली है। कितनी? 10 नंबर नहीं, सॉरी 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर करीब करीब में, मान लो 16-17 नंबर की आने वाली हो, है ना, क्योंकि हमारे 120 क्वेश्चन 200 मार्क्स से हैं, 200 नंबर के। अब देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स के अंदर कि हमारे खेल आ गई, राजनीति आ गई, अर्थव्यवस्था आ गई, सामाजिक आ गई, भौगोलिक आ गई, और सांस्कृतिक भी आ गई। मतलब ये करंट अफेयर्स के अंदर जैसे हमारे खेल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, राजनीति से संबंधित भी हो सकता है, अर्थव्यवस्था से संबंधित भी हो सकता है, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित, और हमारे सोशल से संबंधित भी हो सकता है ना, भौगोलिक हमारी सांस्कृतिक पारिस्थितिक के संबंधी भी हो सकता है, और तकनीकी क्षेत्र से संबंधित भी हमारे मुद्दे हैं वो भी हो सकते हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे भी हमारे महत्वपूर्ण है इसके अंदर। प्रसिद्ध हमारे व्यक्तित्व है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो हमारे करंट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्तित्व है, उसका भी हमें क्या करना है, पता करना है, कि क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर्स है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 प्रश्न हमारे सिलेक्शन के अंदर काफ़ी है। उसी प्रकार राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम, हम इसी प्रकार क्या दोस्तों, राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी हमें पता होने चाहिए। देखो करंट अफेयर्स का मतलब हो गया कि हमारे जो जीवन के अंदर चल रहा है ना 5-6 महीने में, वो ध्यान रखना है। मतलब डेली एक बार पढ़ लो, और जो हमारे मैगजीन आती है हर महीने की वो पढ़ लो आप, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखें एक बार, कि कंप्यूटर का अवलोकन में देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ गया हमारा, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, पर क्वेश्चन तो हमारे इसके 5 ही आएंगे। कितने? 5 ही, तो पढ़ना पूरा पड़ेगा हमें, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गया, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गया, और कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और इंटरनेट और ईमेल। मतलब दोस्तों आपको MS वर्ड भी आना चाहिए, MS एक्सेल भी आना चाहिए, और पावर पॉइंट भी आना चाहिए, और इंटरनेट और मेल भी आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ऑफिस के अंदर देखो आपको ना दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको टाइपिंग नहीं आती है, पर इनसे संबंधित सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, पर आपको MS वर्ड के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपको पावर पॉइंट पावर पॉइंट पे कुछ करना नहीं आता, पर आपको पावर पॉइंट की पूरी जानकारी चाहिए, तभी आपको चतुश्रेणी कर्मचारी बनाएंगे। अब देखो इंटरनेट तो जो सबको आता है आजकल, कोई दिक्कत नहीं है। मेल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों मेल का तो सबको पता रहता है आजकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको टाइपिंग नहीं आती है, पर आपको MS वर्ड के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपको टाइपिंग नहीं आती पर MS एक्सेल के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, पर पावर पॉइंट के बारे में आपको सारी जानकारी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं गणित, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब गणित के अंदर दोस्तों हमारे 25 प्रश्न है। कितने प्रश्न है दोस्तों? हमारे 25 प्रश्न है, और इन 25 प्रश्न को करने का मतलब है आप चतुश्रेणी कर्मचारी बन गए। 25 प्रश्न मतलब आप चतुश्रेणी कर्मचारी बन गए। अब देखते हैं हमारे इसके अंदर LCM आ गया और HCM आ गया, है ना, और क्या आ गया, हमारे औसत आ गया। देखो हमारे टॉपिक कितने आ गए? 1, ठीक है, एवरेज आ गया, औसत आ गया 2, प्रॉफिट लॉस आ गया 3, परसेंटेज आ गया हमारा 4, SSCI आ गया हमारा 5, ठीक है, इस 6 कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया हमारा 7, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप आ गया हमारा 8, टाइम एंड वर्क आ गया हमारा 9, स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया 10, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यह हो गया हमारा 11। तो हमारे दोस्तों इस चतुश्रेणी कर्मचारी में
11 टॉपिक दे रखे हैं हमारे। कितने दे रखे दोस्तों? 11 टॉपिक हमारे गणित के अंदर दे रखे हैं और प्रश्न आएंगे 25, यानी हर टॉपिक से 2 प्रश्न तो पक्के पक्के हैं। क्या कि हर टॉपिक से 2 प्रश्न पक्के पक्के तो आएंगे ही आएंगे। मतलब आपके सिलेक्शन लेना तो आपको गणित को अच्छे से करना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों? गणित को अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। क्या दोस्तों? आपको गणित को अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? गणित। सिलेक्शन का मतलब हुआ इंग्लिश और सिलेक्शन का मतलब हुआ हिंदी। सिलेक्शन मतलब हिंदी, सिलेक्शन मतलब गणित और सिलेक्शन मतलब इंग्लिश। मतलब आपने अगर हिंदी को, इंग्लिश को और गणित को अगर अच्छे से कर लिया तो चतुश्रेणी कर्मचारी बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों इन तीनों का वेटेज है हमारे कितना? 70 प्रश्न। मतलब सीधा सीधा 60% सिलेबस तो हमारे 3 टॉपिक से हैं। मतलब 25 प्रश्न हमारे जो गणित का है वो देखो आप कितना है, 12 दूनी 24, मतलब है हमारा 20%। 20% कितना है हमारा? गणित। मतलब 20% तो हमारे सीधी सीधी सिलेबस के अंदर क्या आ रही है? गणित आ रही है। और आप गणित को छोड़ के मत आना दोस्तों। गणित के लिए मैं आपके साथ हूं। आपका संपूर्ण कोर्स में एग्जाम से पहले करवा दूंगा। ये मान लो कि आपका संपूर्ण कोर्स में है ना 3 से 4 महीने में आपका संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। मैं क्या करवा दूंगा? पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। गणित के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोगों को दोस्तों इस चैनल से बने रहना है। अब देखते हो चतुश्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में हमारे जो क्या है 5 ऑप्शन रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थियों को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा और गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक है। मतलब एक ही हमें क्या 5 दे रखे तो एक को भरना पड़ेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न को हल नहीं किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो 5वां विकल्प ई को भरना है। यानी हमें कोई प्रश्न आता नहीं है तो हमें 5वां विकल्प जो ई दे रखा है ना वो तो भरना ही पड़ेगा। यदि 5वें विकल्पों में किसी को भी गहरा नहीं किया गया है तो 10% तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 काटे जाएंगे। मतलब आपको 5वां विकल्प तो भरना ही है। अगर क्वेश्चन को अगर आपने नहीं किया है तो 5वें प्रश्न को 5वां जो विकल्प दे रखा है हमारा ई, उसको भरना है। क्या करना है? हमारा अगर क्वेश्चन को हमें आता नहीं है तो हमको ई तो भरना ही भरना है। समझ गए मेरी बात? कि हमें ए बी सी डी जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं अगर वो खाली है तो ई भर दो उसके अंदर। ये ध्यान रखना। प्रश्न अगर नहीं आता है तो ई तो भरना ही भरना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़ हो जाएगी। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट, कितना? 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। मतलब क्या बोला? 120 प्रश्न यानी 108 प्रश्न। मतलब आप लोगों ने अगर 12 प्रश्न ऐसे कर दिए जो आपको आते नहीं है ना, 12 प्रश्न ऐसे कर दिए जो आपको आते नहीं है, पर आपने फिर भी उसके अंदर ई ऑप्शन है ना हमारे वो नहीं भरा, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। फिर उसको क्या कर देगा? डीबार कर देंगे। डीबार का मतलब ये होगा कि उसको अयोग्य घोषित कर देंगे उस एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने उसकी शर्तों का पालन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जो चतुश्रेणी कर्मचारी का सिलेबस को हमने विस्तार से देख लिया। किस तरीके से देखा दोस्तों? विस्तार से देखा। हमने एक एक पॉइंट को देखा कि हमारे इंग्लिश, हिंदी, गणित और कंप्यूटर साइंस और जीके का टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आएंगे और किससे कैसे हमको क्वेश्चंस को करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल से बने रहिए। इस चैनल पर आपको मिलेगी चतुश्रेणी कर्मचारी से संबंधित सारी अपडेट और गणित से संबंधित सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।